Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Pharmacy Act 1948 Part 3. So let's start. अभी तक अपन ने फार्मेसी एक्ट के अंदर बात कर ली कि फार्मेसी एक्ट क्या है, क्यों लागू किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। साथ ही साथ अपन ने ये भी देख लिया कि जो पीसीआई का गठन किया गया था, यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या है, उसके अंदर कितने कितने मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर कौन होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर है जो कि कौन होते हैं। अब अपन बात करते हैं एजुकेशन रेगुलेशन की। बेसिकली देखा जाए तो एजुकेशन रेगुलेशन एक फंक्शन था पीसीआई का ही, बट अपन इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर भी देखेंगे। So the education regulation is Pharmacy Council of India also make a regulation called education regulation, यानी कि जो Pharmacy Council of India है, जो यानी कि जो PCI है या फिर सेंट्रल काउंसिल आप कह दीजिए, वो एक रेगुलेशंस बनाती है जिसे एजुकेशन रेगुलेशन कहते हैं, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। एजुकेशन रेगुलेशन 1991 प्रिस्क्राइब्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पीसीआई है वो एक एजुकेशन रेगुलेशन बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से, और उसके अंदर ये बताती है कि फॉर रजिस्ट्रेशन आपको कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ ही साथ जो एजुकेशन रेगुलेशन है 1991 के अंदर कुछ है जो कि इन्होंने कुछ पॉइंट्स या कुछ फंक्शंस मेंटेन किए थे। ये बताया था कि इस तरीके से आपको है जो कि चीज़ें हैं जो कि रेगुलेट करनी होगी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स बताए थे एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। उसमें सबसे पहले पॉइंट ये था, the nature and the period of study and the practical training not less than 500 spread over a period of not less than 3 months provided, यानी कि ऑब्वियस फार्मेसी की बात करें, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बैचलर्स हो, तो यहाँ पे ट्रेनिंग स्पेसिफाइड होती है। आपको कहीं ना कहीं किसी मेडिकल शॉप पे या किसी डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो प्रैक्टिस करनी होती है, मेडिसिन बनाना सीखना होता है या फिर सेलिंग सीखनी होती है। तो वो पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग है इट मस्ट बी नॉट लेस देन 500 आवर्स, यानी 500 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही या फिर कह दो ये 3 महीने से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, that not less than 250 hours are devoted to actual dispensing of prescription in a recognized hospital, dispensary or pharmacy, chemist, druggist or licensed drug manufacturing unit। यानी कि ऐसा तो 500 आवर ओवरऑल ट्रेनिंग रहनी चाहिए, बट अगर प्रॉपरली अपन बात करेंगे एक्चुअल डिस्पेंसिंग आपने कितने घंटे की, जैसे कि अगर डे में आपने 8 घंटे काम किया, तो एक्चुअल जो 250 आवर्स हैं उससे कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यानी कि यू हैव टू क्वालिफाई मिनिमम 250 आवर्स इन एक्चुअल डिस्पेंसिंग, या तो आप हॉस्पिटल्स में करें या फिर फार्मेसीज में करें या फिर किसी ड्रगिस्ट शॉप पे करें। द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट। साथ ही साथ जो पीसीआई है एजुकेशन रेगुलेशन में ये भी बताती है कि जो भी आप इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे फार्मेसी के बारे में पढ़ाया जाता है, फार्मेसी की डिग्री दी जाती है, वहाँ पे स्टूडेंट को सिखाने के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी जरूरी है और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो कि स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की। तो एजुकेशन रेगुलेशन में सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन टू स्टेट, यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन अगर स्टेट की बात करें पीसीआई के द्वारा तो उनके लिए कौन कौन से नियम हैं। इट इज इफेक्टिव आफ्टर 3 years ऑटोमेटिकली इन स्टेट काउंसिल इफ देर इज नो डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि अगर किसी स्टेट काउंसिल के अंदर कोई भी मतलब संस्था लगती है या कोई भी इस तरीके की प्रोसेसिंग होती है, तो अगर वो चाहें तो बताएं, अगर नहीं भी बताएं तो ये जो भी एजुकेशन रेगुलेशन है जो कि पीसीआई ने लिखी है कि इस तरीके की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर टू रन अ फार्मेसी कॉलेज, ये सारी चीजें उस पर ऑटोमेटिकली 3 साल बाद है जो लागू हो जाएंगी। सेंट्रल काउंसिल आल्सो मेक रेगुलेशन फॉर, यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल है पीसीआई है और भी रेगुलेशंस बनाती हैं एक्सेप्ट दिस द मैनेजमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हो या साथ साथ आप जो स्कूलिंग टीचिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, जो कॉलेज आप ओपन कर रहे हो उसके बारे में। द मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शंस होंगे, यानी कि हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं पीसीआई के अंदर, जो मेंबर्स है नॉमिनेटेड या इलेक्टेड जो चूज किए जाते हैं, उसके बारे में कि किस तरीके से वो पैटर्न रहेगा, किस तरीके से अपने को इलेक्शन है जो कंडक्ट करवाने हैं। एट लास्ट, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैंने आपको पीसीआई में बताया था कि इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है एंड रजिस्ट्रार भी इसके अंदर चयनित किए जाते हैं। तो इनके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे ये भी है जो कि एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर आते हैं, जो कि एक फंक्शन है पीसीआई का। द प्रोसीजर फॉर सुमोइंग एंड कॉलिंग मीटिंग्स, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, द क्योरम, यानी कि बेसिकली सुमोइंग की अगर मैं बात करूँ तो सुमोइंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाना जहाँ पे अपन एक मीटिंग करवा सकें। साथ ही साथ क्यूरम, क्यूरम मतलब कि अपन को कोई भी एक ऐसी मीटिंग करनी है जो कि फिलहाल कुछ गुप्त लोगों के साथ की जा रही है और फिर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है जो अपन पब्लिक करने जा रहे हैं, इस तरीके की गुप्त मीटिंग है या जो नीतियां हैं ये भी है जो कि
एजुकेशन रेगुलेशन वाले यानी कि जो पीसीआई है वो कंडक्ट करवा सकती है। देन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही साथ एजुकेशन रेगुलेशन यानी कि जो पीसीआई है वो ये भी डिसाइड करती है कि जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं उनके अंदर कौन कौन सी पावर्स, कौन कौन से ड्यूटीज रहेंगी। क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस एंड पावर ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी एंड इंस्पेक्टर। रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटीज रहेंगी, सेक्रेटरी क्या काम करेगा, इंस्पेक्टर्स की क्या क्या वर्क्स रहेंगे, ये सारी चीजें ये है जो कि पीसीआई है जो कि डिसाइड करती है इन देयर एजुकेशन रेगुलेशन कॉलम। देन मैनर इन विच द सेंट्रल रजिस्टर इज टू बी मेंटेन एंड पब्लिश, साथ ही साथ जो सेंट्रल रजिस्टर है यानी कि जिसमें सारे के सारे जो फार्मासिस्ट हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है कि भाई रजिस्टर फार्मासिस्ट कहाँ का है, किस जगह का है, कितने साल हो गए उसको, ये सारी की सारी चीज़ें भी वो प्रॉपरली मेंटेन करेगा एंड पब्लिश करेगा। देन कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द कमिटीज अदर देन एग्जीक्यूटिव कमिटीज ऑल्सो, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलावा जो दूसरी कमिटीज हैं पीसीआई के अंतर्गत उनके बारे में उनको भी कंस्टिट्यूट करना और उनके भी फंक्शंस हैं जो मेंटेन करना, ये भी पीसीआई का काम रहता है। फिर बात करते हैं अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन, यानी कि जो पीसीआई है एजुकेशन रेगुलेशन में उसका ये भी कॉलम है कि जो संस्थाएं हैं जो कि बी फार्मेसी, डिप्लोमा या फिर जो हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करवा रही हैं उनको अप्रूवल किस तरीके से दिया जाना चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज देख के उनको अप्रूव है जो कि दिया जाता है। बेसिकली अप्रूवल ऑफ कोर्स बाय पीसीआई यानी कि जो फार्मेसी कोर्सेज हैं अप्रूव्ड बाय द पीसीआई। पीसीआई इंस्पेक्ट द इंस्टीट्यूट दैट इट मस्ट हैव द मिनिमम फैसिलिटीज फॉर रनिंग सच कोर्स फॉर अप्रूवल, यानी कि जो पीसीआई उसका जो मेन उद्देश्य है इंस्पेक्शन का वो ये रहता है कि जो भी बच्चों को मिनिमम फैसिलिटीज चाहिए फार्मेसी प्रोफेशन को पढ़ने के लिए, यानी कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, लैब्स और फैकल्टीज, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, मिनिमम फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल हैं टू रन अ कोर्स ऑफ फार्मेसी, वो सब देख के फिर वहाँ पे अप्रूवल दिया जाता है। देन विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल, इफ अप्रूव्ड कोर्स नो लॉन्गर कंस्टिट्यूट टू बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशन रेगुलेशन, यानी कॉन्फॉर्मिटी यानी कि अगर जो भी संस्था है जिनको एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत पीसीआई ने है जो कि अप्रूवल दिया है बट यहाँ पे अपने को कॉन्फॉर्मिटी मिलती है यानी कि अब अनुरूपता नहीं मिलती है, वो चीज़ें वैसी नहीं है जैसे पहले थी, अनुरूप रूप से नहीं मिलती है, तो ये जो है अप्रूवल वापस भी लिया जा सकता है। विद इन 3 months फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस फॉरवर्ड टू द सेंट्रल काउंसिल थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट सच रिप्रेजेंटेशन इन द मैनर एज इट मे विश टू मेक, यानी कि 3 महीने के अंतर्गत जब ये नोटिस दिया जाता है तब जो सेंट्रल काउंसिल है वो स्टेट काउंसिल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करती है और फिर जो एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं अप्रूवल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ अदर क्वालिफिकेशन का अप्रूवल भी है जो कि पीसीआई ही देती है फार्मेसी के अंदर। द सेंट्रल काउंसिल में अप्रूव एनी क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया टू बी एन अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, यानी कि सपोज कोई बाहर से फार्मेसी की डिग्री करके आया है और यहाँ पे सेटल होना चाहता है या यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो इसके लिए जो अप्रूवल चाहिए उसके लिए भी जो फार्मेसी है या जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंदर कुछ प्रावधान है कि आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर अपन एक तरीके से बात करें कि आपने ये सुना होगा स्टेट टू स्टेट है जो कि रजिस्ट्रेशन है जो कि चेंज करवाए जा सकते हैं, जैसे कि अभी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है जो कि महाराष्ट्र में तो आप उसे राजस्थान में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज भी हैं जो पीसीआई अपने को देती हैं। द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, द सेंट्रल काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट नोन एज सेंट्रल रजिस्टर, यानी कि एक तरीके से जो सेंट्रल रजिस्टर है यानी कि जो भी स्टेट काउंसिल हैं वो सारी की सारी जो रजिस्टर फार्मासिस्ट उनके पास साल ब साल आते रहते हैं, उनके नाम पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि सेंट्रल काउंसिल को भेजती है और सेंट्रल काउंसिल का भी ये कर्तव्य रहता है कि उन सब चीज़ों को वो प्रॉपरली अपने पास मेंटेन करके रखे। State Pharmacy Council supply 5 copies of its register to the Central Council as soon as after the 1st April every year, यानी कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उनका एक काम रहता है कि हर साल उन्हें 1 अप्रैल तक 5 कॉपीज अपने रजिस्टर की कॉपी करके भेजनी होती है, जिसके अंदर जो भी नए रजिस्टर फार्मासिस्ट आए हैं उनके बारे में जो डिटेल है वो सारी की सारी है जो कि सेंट्रल काउंसिल वाले मेंटेन करते हैं। The central register is deemed to be public document within the meaning of Indian Evident Act 1872, यानी कि जो सेंट्रल रजिस्टर है जिसके अंदर सारे के सारे रजिस्टर फार्मासिस्ट के बारे में बताया गया है, एक तरीके का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें अपन ये पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है और कौन सी स्टेट के अंदर रजिस्टर है, कितने साल हो गए, कितना एक्सपीरियंस है एंड राइट नाउ द ऑक्यूपेशन इज व्हाट, तो ये सारा का सारा अंदर आता है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि आपको सबूत रखने पड़ेंगे उस रजिस्टर फार्मासिस्ट के जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेट से रजिस्ट्रेशन किया है। फिर बात करते हैं अपन स्टेट जॉइंट एंड
फार्मेसी काउंसिल। अब अपन ने पीसीआई के बारे में तो पढ़ लिया। पीसीआई यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो पूरा का पूरा एक तरीके से है जो कि सेंट्रल को लोकेट कर रही थी, रेगुलेट कर रही है। बट ऑब्वियसली इट इज टीडियस टू लोकेट ऑल ऑफ द स्टेट्स, तो उसके लिए जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है बनाया गया। अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या काम है, जैसे कि सब वो राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सारों का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा ये पहले स्टेट फार्मेसी काउंसिल है जो डिसाइड करेगी, और उसके बाद इनको अप्रूवल देने के बाद ये है जो कि पीसीआई को सबमिट कर देगी। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने सारा काम किया, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे हैव टू मेंटेन बाय पीसीआई। अब ऑब्वियस है कि जैसे पीसीआई है कंडक्ट होती हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स जुड़ते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिसो, वैसे के वैसे स्टेट काउंसिल के अंदर भी होते हैं। उसी तरीके से हर 5 साल में इसमें भी चुनाव होते हैं, लोग हैं जो कि बार बार चुने जाते हैं। अब इसके अंदर भी 2 आती हैं, एक आती है स्टेट काउंसिल, एक आती है जॉइंट। स्टेट तो ये जैसे कि इंडिविजुअल स्टेट के हिसाब से है, जैसे कि राजस्थान की जो फार्मेसी है, राजस्थान स्टेट काउंसिल आरएससी, तो इसके हिसाब से अगर अपन बात करें तो इट इज़ इंडिविजुअली, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट की बात है। बट कभी कभार एक से ज़्यादा स्टेट को मिलकर एक काउंसिल बनानी होती है, और वो 2 या 3 स्टेट मिलके है जो कि इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसे कहते हैं जॉइंट काउंसिल। उन दोनों में इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो डिफरेंट रहते हैं। वो किस तरीके से हैं वो अपन देखते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वो होते हैं टोटल 7, जिसमें 6 होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और एक होता है मेंबर जो कि इलेक्ट होता है बाय एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वाइल अपन जॉइंट के अंदर बात करें तो 3 से 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, और एक मेंबर होता है जो कि अगेन इलेक्ट होता है बाय द एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ द ईच स्टेट फ्रॉम द अमंग्स्ट इट्स मेंबर। यानी कि जितने भी स्टेट्स उसमें जुड़े हुए हैं जॉइंट काउंसिल के अंदर, सपोज 3 है 4 हैं, तो हर स्टेट का एक एमसीआई है उसके अंदर चुना जाएगा। देन नॉमिनेटेड मेंबर, टोटल नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 5 इन स्टेट काउंसिल, 5 मेंबर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एटलीस्ट 3 आर पोजेसिंग डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर देखा जाए तो जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर हैं सारे के सारे हैं जो कि फार्मासिस्ट होने चाहिए, उनके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, और इनको जो नॉमिनेट करता है वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वाइल अपन जॉइंट काउंसिल की बात करें तो 2 to 4 मेंबर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एटलीस्ट 3 आर पोजेसिंग डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी कि 2 से 4 मेंबर्स होने चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के, जिसके अंदर उनको डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द ईच स्टेट। फिर बात करते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर की, तो एक्स ऑफिसो मेंबर दोनों में ही कॉमन है, स्टेट फार्मेसी में भी और जॉइंट में भी। बस जॉइंट में ये फर्क पड़ जाएगा कि ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट का एक एक बंदा होगा, वाइल स्टेट के अंदर केवल 1 पार्टिसिपेंट ही होंगे। जैसे कि एक होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, दूसरा होगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, and third one is government analyzed under drug and cosmetic act as the state government may appoint in this behalf। यानी कि एक तो होगा गवर्नमेंट एनालाइज्ड, एक होगा ऑफिस इंचार्ज, और तीसरा होगा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर। फिर बात करते हैं द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर अमंग्स देमसेल्फ। यानी कि जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगेन इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अंदर भी इनका चयन है, जो ये सारे मेंबर्स हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं। ये भी चुनाव है जो 5 साल में होते हैं, सो द रिकॉन्स्टिट्यूट अकर इन 5 ईयर्स। वैकेंसी फिल्ड बाय नॉमिनेटेड और इलेक्शन, यानी कि जो वैकेंसीज होती हैं वो नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा फिल की जाती हैं। देन फंक्शंस, यानी कि जो एसपीसी हैं यानी कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, इनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला काम अगर बताएं तो अपन इंस्पेक्शन बाय स्टेट काउंसिल, इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस वेयर ड्रग्स आर कंपाउंडेड और डिस्पेंस। यानी कि वो पर्टिकुलर एरियाज को इंस्पेक्ट करती है जहाँ पे जो ड्रग है वो बन रही है या फिर डिस्पेंस हो रही है। इंक्वायर रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन, साथ ही साथ जो पर्सन है, जैसे कि सपोज आपने डिग्री करी, डिग्री करने के बाद आप स्टेट काउंसिल के पास जाएंगे और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कहेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन वाले आप जिस कॉलेज से पढ़े हुए हैं वहाँ पे एज ए प्रूफ भेजेंगे कि क्या ये स्टूडेंट है जो कि आपकी संस्था में पढ़ा है, तो वो अप्रूव करेगी कि हाँ ये स्टूडेंट हमारी संस्था में पढ़ा है और उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है दे आर वैलिड। देन जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ये सारी इंक्वायरी करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन है जो कि अप्रूव करेगी। देन इन्वेस्टिगेट कंप्लेन, साथ ही साथ अगर किसी संस्था के बारे में कोई कंप्लेन आती है या किसी फार्मासिस्ट के बारे में कोई कंप्लेन आती है तो भी ये जो इन्वेस्टिगेट की जाती है एसपीसी के द्वारा। देन इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मीन्स कि तो कोई भी अपराध अगर किसी इंस्टीट्यूट ने किया है तो उसके ऊपर जो प्रक्रिया होगी कानून के द्वारा, उनके बारे में भी सारी की सारी चीज़ें हैं जो एसपीसी है जो डिसाइड करता है, फिर लास्ट में है जो कि पीसीआई को सबमिट करते हैं। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन फर्स्ट इन स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियस है जो भी
फार्मासिस्ट आते हैं तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन उनको मिलेगा ऑब्वियस है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर मिलेगा, यानी कि जो स्टेट है वो उनको रजिस्ट्रेशन देगी। देन द स्टेट काउंसिल बिफोर द एंड ऑफ जून ईच ईयर, यानी कि हर साल जून के पहले, जून के खत्म होने से पहले आर रिक्वायर्ड टू पे टू द PCI सम इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द फी रियलाइज बाय देम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग March 31 इन दैट ईयर। यानी कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू उनके पास जो फीस आई है उसका जो 1/4 पार्ट है हर साल 12 महीने में एक बार है, जो कि PCI को उसका 1/4 पार्ट है जो कि पूरे साल का एक साथ चुकाएगी। साथ ही साथ दूसरा इसका फंक्शन है एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम्स अपॉन एंट्री रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इशूड आल्सो हैव टू रिमूव आल्सो इज द फंक्शन ऑफ SPC। यानी कि कोई भी नया फार्मासिस्ट बनता है तो उसका नाम है जो कि सर्टिफिकेट देना या उसका नाम रजिस्ट्रेशन में डालना, रजिस्टर में डालना, ये भी काम है जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है। साथ ही साथ जो अपना सर्टिफिकेट है वो अपने को हर साल है जो कि रिन्यू करवाना पड़ता है। उसके अंदर अलग अलग फीस होती है, 1 साल के लिए रिन्यू कराना है तो 250 रुपये, 5 साल के लिए करवाना है तो 1200 रुपये, अलग अलग चार्जेस हैं। 10 साल के लिए रिन्यू करवाना तो इतने। तो इस हिसाब से जो रिन्यू करवाना होता है वो भी अपन को अप्लाई है वापस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में करना होता है। साथ ही साथ किसी को अपना नाम निकलवाना है या किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है कि उसको रजिस्टर फार्मासिस्ट अपन नहीं मानेंगे, उसको अपन इसमें से निकाल देंगे, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रहते हैं। देन प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर, यानी कि जो भी रजिस्टर है जिसके अंदर उन्होंने सारे के सारे फार्मासिस्ट का नाम लिखा है उन रजिस्टर को मेंटेन करना, उनकी 5 कॉपीज को PCI को सबमिट करना और एज अ प्रूफ अपने पास भी डिटेल्स रखना कि ये रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं, इनका इतना इतना रिन्यूअल हो चुका है, इनको इतने इतने साल हो चुके हैं, या फिर इसने इस तरीके की ऑफेंस की है तो पेनल्टी के आधार पर इनका नाम है जो इसमें से निकाला जा चुका है। ये सारे के सारे प्रूफ भी है जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल रखती है। प्रिंटिंग कैरिड आउट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, और ये जो सारी प्रिंटिंग है, जो प्रोसीजर्स है, ये जो डेटा इकट्ठा करने का जो नियम है, ये हर साल जो फर्स्ट डे हो अप्रैल है उस दिन किया जाता है। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।